नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हरिहर काका। सबसे पहले हम शीर्षक के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। बच्चों, आप काका शब्द से बखूबी परिचित हैं। हाँ, आप अंकल शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप जानते ही हैं कि पिता के छोटे भाई को काका या चाचा कहते हैं। अब वो छोटा भाई चचेरा, ममेरा या फुफेरा कोई भी हो सकता है। बच्चे को सबसे ज्यादा लाड़ प्यार काका से ही मिलता है। पिता का गुस्सा या डर यहाँ नहीं होता है। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारी कहानी हरिहर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित है। कहानी का पाठ करने से पहले आइए हम अपने कहानीकार मिथिलेश्वर से परिचित होते हैं। कहानीकार मिथिलेश्वर का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह नामक गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ था। हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद इन्होंने अध्यापन चुना। मिथिलेश्वर मूलतः ग्रामीण परिवेश के कहानीकार हैं और मुंशी प्रेमचंद तथा फणीश्वरनाथ रेणु के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को समझा और आमजनों तक पहुंचाया। मिथिलेश्वर मोटे तौर पर कहानीकार हैं, पर इन्होंने उपन्यासों पर भी अपनी कलम चलाई है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, दूसरा महाभारत, भोर होने से पहले और चल खुसरो घर आपने आदि। उनके चर्चित उपन्यास हैं झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और माटी कहे कुम्हार से आदि। भारतीय ज्ञानपीठ से लेकर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तक इन्हें अपने लेखन के लिए मिल चुका है। बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी के पाठ के साथ साथ हम कहानी के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहानीकार मिथिलेश्वर स्वयं कथावाचक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लेखक कहानी के मुख्य पात्र से भावुक रूप से जुड़ा हुआ है। लेखक की मां के अनुसार हरिहर काका ने लेखक को बचपन में एक पिता का प्यार दिया और स्वयं लेखक भी यह कहता है कि हरिहर काका उसके पहले मित्र बने थे। गांव में जिन लोगों का लेखक विशेष आदर और सम्मान करता है, उनमें हरिहर काका का स्थान प्रथम है। हम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात किसी बहुत करीबी व्यक्ति से ही बांटते हैं और लेखक तथा हरिहर का संबंध कुछ ऐसा ही था। पर इन दिनों कुछ विशेष कारणों से हरिहर काका ने लेखक से बातचीत बंद कर दी है। लेखक हरिहर काका की इस परेशानी भरी चुप्पी को समझता है और इसका कारण समझाते हुए कहता है कि उसके गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम का तालाब, मध्य का बरगद का पुराना पेड़ और पूरब का ठाकुर जी का विशाल मंदिर। गांव के लोग इसे ही ठाकुरबाड़ी कहते हैं। इसकी स्थापना कब, कैसे, किसने की, ये किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक संत ने आकर यहाँ धुनी रमाई, पूजा पाठ करते और लोगों से मांगकर खाते और झोपड़ी में पड़े रहते। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लोगों की आस्था ने मंदिर को विशाल रूप दिया। लोगों की मनौतियों ने मंदिर को महंत, पुजारी, सेवक और 20 बीघा जमीन दिया। अब लोग काम बाद में शुरू करते हैं और मनौती पहले मानने लगे। इस तरह गांव की अन्य चीजों की तुलना में मंदिर का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब हम कहानी के दूसरे पहलू यानी हरिहर काका के परिवार के समीकरण को समझते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं और काका का नंबर दूसरा है। सब शादीशुदा हैं। 2 भाइयों के बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं। काका की अपनी कोई संतान नहीं है क्योंकि उनकी दोनों बीवियां उन्हें पितृसुख दिए बिना ही कूच कर गईं और ढलती उम्र को देखकर काका ने तीसरी शादी से इनकार कर दिया। परिवार के हिस्से कुल 60 बीघे जमीन है, यानी अकेले हरिहर काका के हिस्से 15 बीघे हैं। काका ने अपने भाइयों के बच्चों को अपना माना और साथ रहने लगे। काका का परिवार से तब मोह भंग होता है जब उनके भतीजे का एक दोस्त घर आता है और उसके लिए नाना पकवान बनाए जाते हैं, पर रोज की तरह उस दिन भी काका को रूखा सूखा ही परोसा जाता है। बीमारी से उठे काका यह सह नहीं पाते और गुस्से में थाली आंगन में फेंक के भला बुरा कहते हुए बाहर निकल जाते हैं। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। काका जब आग बबूला हो रहे थे तब ठाकुरबाड़ी के पुजारी वहां मौजूद थे और उन्होंने ये सारी बातें महंत जी को बता दी। महंत जी अव्वल दर्जे के शातिर और चालबाज व्यक्ति हैं। लोगों को धूर्त बनाना ही उनका पेशा है। उनके शैतानी दिमाग में तत्क्षण उपाय दौड़ गया। वे तुरंत मंदिर से निकले और हरिहर काका को वैराग्य का पाठ पढ़ाकर उनके हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने की सलाह दी। महंत के निर्देश पर काका का 56 भोगों से स्वागत होता है और काका के आराम करने के लिए एक कमरा मंदिर में ही दे दिया जाता है।
इधर काका के भाइयों को महंत की चालाकी की भनक लगते ही वे सतर्क हो जाते हैं और काका को घर वापस लाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। पर उनके बार बार कहने पर भी महंत और उसके चमचे हरिहर काका की बीमारी का हवाला देकर आश्रम में ही आराम करने की सलाह देकर रोक लेते हैं। सुबह खूब चिरौरी कर काका के भाई काका को घर वापस ले आते हैं। अब घर की काया पलट हो जाती है। काका का खूब सम्मान, आदर और सेवा सत्कार किया जाता है। अब काका को उनकी रुचि और इच्छा अनुसार खाना दिया जाने लगा और हर घड़ी उनकी सेवा में लोग तैयार रहने लगे। इधर महंत भी ढीले पड़ने वाले में से नहीं थे। एकांत पाते ही वे काका को मंदिर के नाम अपनी जमीन देकर स्वर्ग प्राप्ति का लालच देते रहते, पर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहते, क्योंकि उनका मानना था कि घर की अचानक आओ भगत का कारण महंत जी ही हैं। इधर पूरा गांव भी दो दलों में बंट जाता है। एक दल का मानना था कि काका को अपनी जमीन मंदिर के नाम कर देनी चाहिए। इस दल में वे ही लोग थे जो मंदिर से किसी न किसी रूप में जुड़े थे। दूसरे दल का मानना था कि काका को अपनी जमीन अपने भाइयों को ही देनी चाहिए। ऐसे लोग प्रगतिशील खेमे से आते थे। समय के साथ महंत की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें लगता कि हरिहर काका धर्म संकट में है। वह चाहते हैं कि जमीन मंदिर के नाम कर दे, पर भाइयों के परिवार के मुंह में फंस गए हैं। इसलिए महंत जी ने काका का अपहरण करने की योजना बनाई। जैसा कि हमने देखा बच्चों, महंत जी एक लड़ाकू और दबंग व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी दबंगई दिखाकर काका का अपहरण उनके घर से कर लिया और मंदिर लाकर जबरन जमीन के कागजातों पर उनके अंगूठे का निशान भी ले लिया। इधर काका के भाई अपने लोगों के साथ काका को छुड़ाने ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं, जहां उन पर पत्थर फेंके जाने के साथ ही साथ गोलियां भी चलाई जाती हैं। साथ वाले सब भाग खड़े होते हैं। तब काका के भाई पुलिस को ले मंदिर पहुंचते हैं और अब की ऐसा कुछ नहीं होता और बहुत ढूंढने पर काका बड़ी बुरी हालत में मिलते हैं। उनके हाथ पांव बंधे होते हैं और मुंह में कपड़ा ठूसा होता है। काका पूरी आपबीती पुलिस को बताते हैं, जिसमें महंत, पुजारी और साधुओं के प्रति घृणा भरी थी। काका का दूसरी बार मोह भंग होता है। अब काका की सुरक्षा में परिवार और रिश्तेदार लग जाते हैं। हर घड़ी लोग उन्हें घेरे रहते हैं। भाइयों ने काका की सुरक्षा के दायित्व का हिस्सा आपस में बांट लिया था। अब काका की सादगी और भोलेपन की जगह चतुरता ने ले ली थी। वे समझने लगे थे, चाहे महंत हो, उनके सगे भाई, सब उन्हें आंखों पर तब तक ही बिठाएंगे जब तक जमीन उनके नाम है। इसलिए उन्होंने जीते जी अपनी जमीन किसी को न देने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी। इधर महंत के डर से काका के भाई जमीन उनके नाम कर देने की बात करने लगे। सलाह धीरे धीरे सख्ती में बदलने लगी और नौबत यहां तक आ गई कि एक दिन उन्होंने काका से हाथापाई कर डाली। काका का चिल्लाना ठाकुरबाड़ी के समर्थकों के मार्फत महंत तक पहुंचा और महंत तुरंत पुलिस के साथ काका के घर पहुंचे। काका अपने बयान में बताते हैं कि किस तरह उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा और अपने जख्मों को दिखाते हैं। काका का महंत और भाइयों से मोह भंग होने पर अब वे अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 राइफलधारी जवान मिले हैं, जो काका की सुरक्षा के साथ साथ काका के पैसों पर मौज उड़ाते हैं। इधर गांव के एक नेताजी गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ काका के पास यह सुझाव लेकर आते हैं कि काका को अपनी जमीन विद्यालय बनाने के लिए दे देनी चाहिए, लेकिन हरिहर काका अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कहानी के अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं कि पूरा गांव इस बहस में उलझा होता है। हर जगह हर कोई बस इसी चर्चा में लगा होता है कि काका की जमीन आखिर किसको मिलेगी। गांव पर चिंता और आशंका के बादल छाए ही रहते हैं। काका अब मौन रहते हैं। एक नौकर रखा है जो उन्हें बनाता खिलाता है। वे चाहे तो अपने हिस्से की जमीन से होने वाली फसल से मौज से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, पर उन्होंने चुप्पी ले ली है। पुलिस के जवान काका के पैसों पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब तक उनको जो देखने तक को नसीब न हुआ था, उसका दोनों वक्त भोग लगा रहे हैं। इसे ही कहते हैं, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। इस कहानी को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।